we're going to start the general surgery जिसमें से first topic we will discuss about the radiology. So general जो surgery है we will cover these topics from Doger. So सबसे पहले जो UQ हम UQs के अकॉर्डिंग जो है इसको पढ़ेंगे. अल्ट्रासोनोग्राफी से जो है UQs आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा. कितने आए हुए हैं? तकरीबन 7 आए हुए हैं. तो पहला देखेंगे 60 years old patient with a history of peripheral ischemic limb is referred to the ultrasonologist for Doppler study. तो किस लिए आया हुआ है? डॉपलर स्टडी के लिए आया हुआ है. पेरिफेरल इस्केमिक लिम्ब लेके आया है और 60 years old है. वो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द डॉपलर अल्ट्रासाउंड, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड. सो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है अल्ट्रासाउंड को देखते हैं और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं क्योंकि ये यूक्यूज़ बहुत ज़्यादा आए हुए हैं. गॉड. सो चैप्टर नंबर 1 रेडियोलॉजी. सबसे पहले वो बता रहे हैं कि जो हमारा डायग्नोसिस होता है, मेडिकल डायग्नोसिस, वो हम किस बेसिस पे करते हैं. क्लिनिकल हिस्ट्री ले लेते हैं पेशेंट की, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं. उसके बाद हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जिससे हम अपने डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं. तो हम इमेजिंग रिपोर्ट्स लेते हैं जो कि उससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली पेशेंट को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से लेके जाना है. तो फिर हम सबसे पहले जो है वो एक, ये तो नहीं है ना कि हमने एक पेशेंट आया और साथ ही हमने उसको सीटी स्कैन एमआरआई पे ले गए. नहीं, हम सबसे पहले एक सिंपल सा प्रोसीजर देखते हैं कि सबसे सिंपल हो, सबसे सस्ता टेस्ट हो जो कि हम पेशेंट को ऑफ़र करें. लाइक अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरेज हो गया, सबसे पहले हम यही करवाते होते हैं. फिर हमें कुछ मसला नज़र आता है इन दोनों चीज़ों में, तो फिर हम कम्प्लेक्स टेस्ट्स करते हैं जिसमें सीटी एमआरआई हो गया, ये सब कुछ हम कर सकते हैं. तो फिर हम क्या करेंगे, मतलब कि इस तरह से हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इमेजिंग. अब बहुत सी रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है जो कि वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी को एक्चुअली लेके चलती हैं. तो हम जो मोस्ट कॉमनली यूज़ जो हमारे हॉस्पिटल्स में होती हैं, जो रेडीली अवेलेबल होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द अल्ट्रासाउंड, जो कि आपको पता है कि छोटी सी भी मसला हो, पेशेंट को पेट दर्द है, तो पहले हम उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन करके उसको थोड़ी बहुत दवाई देते हैं. अगर नहीं मसला हल होता तो हम ऑब्वियसली उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे. सबसे पहले एब्डोमेन का क्या है, मसला क्या है, क्यों इसको दर्द हो रही है पेट में. तो ये एक चीज़ होती है कि सबसे पहले हमने सिंपल सा टेस्ट करना है, सबसे सस्ता टेस्ट करना है जो पेशेंट के लिए एक्सेप्टेबल हो. पेशेंट उसको जो है ना एक्सेप्ट करे कि हाँ ये सस्ता है, मुझे इतना जो है इसके लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे. So ultrasound is the method of examination of the wide range of clinical problems like abdominal mass है, hepatic problem है, pancreatic problem है, aortic problem है, biliary tract में कोई problem है, urinary tract में कोई problem है. और आपको पता है गायनोकोलॉजी में भी जो है फीमेल्स आती हैं तो हम भी उनका अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं. लाइक उनको भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है कोई भी, या उनको जो है पेट में दर्द है तो हम पीआईडी सोच सकते हैं, तो हम अल्ट्रासाउंड करेंगे. अपेंडिक्स है तो उसको देखेंगे क्यों दर्द हो रही है पेट में, तो ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड करेंगे इन सब चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले. और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि स्मॉल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं, लाइक थायराइड को, ब्रेस्ट को, टेस्टिस को. सो देयर आर वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड विच इज़ जिसमें वी हैव द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस. जिसमें एडवांटेजेस में क्या होता है कि ये आपका यूक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट हुआ है, इसको आपने ध्यान से देखना है. अल्ट्रासाउंड के कोई रेडिएशन के रिस्क होते हैं, रेडिएशंस का कोई प्रॉब्लम होता है? नहीं होता. तो इसका फ़ायदा है क्योंकि इसमें होता क्या है, साउंड है ना. अल्ट्रासाउंड मतलब साउंड वेव्स हैं, जस्ट कोई रेज नहीं है हार्मफुल बॉडी के लिए. नॉन इन्वेसिव है, मतलब कि ऊपर बॉडी के ऊपर कर लेते हैं, कोई अंदर नीडल वगैरह को तो हमने डालना नहीं होता, ऊपर ऊपर से बॉडी का ले लेना होता है सारा कुछ. ठीक है. फिर उसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती. हम जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं साथ ही रिपोर्ट तैयार होके आ जाती है, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स होते हैं. और क्या पेन होती है अल्ट्रासाउंड से? नहीं होती. और पेशेंट को उसको सुलाना वगैरह पड़ता है? नहीं सुलाना पड़ता क्योंकि नॉन इन्वेसिव है, सेडेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड और इनएक्सपेंसिव है. तो पेशेंट को क्या फ़ायदा है, हमें क्या प्रॉब्लम, हमें क्या फ़ायदा है, वो हमने देखना है कि पेशेंट को क्या फ़ायदा है. सस्ता सा है, ठीक है, सेडेशन नहीं चाहिए, पेन नहीं है, और पेशेंट के लिए क्या है कि जो है रेडिएशन के रिस्क नहीं है, इन्वेसिव नहीं है. ये सारे पेशेंट के फ़ायदे हो गए. हमारे लिए क्या फ़ायदा है अल्ट्रासाउंड का? नो स्पेशल प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स हैं. तो ये सब हो गया. उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है. मतलब ये कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो है वो डिपेंड करता है कि जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है उसका कोई नॉलेज भी है अल्ट्रासाउंड के ऊपर के नहीं. तो ऑपरेटिव डिपेंडेंट है कि ऑपरेटर जो काम कर रहा है, जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है, वो स्पेशलिस्ट उसमें है कि नहीं.
लॉन्ग लर्निंग कर्व है, मतलब इसको सीखना पड़ता है अल्ट्रासाउंड को। ये पेशेंट का मसला नहीं है, ये डिसएडवांटेजेस उसके लिए हैं जो कि कर रहा है। इंटरप्रिटेशन ओनली पॉसिबल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग द अल्ट्रासाउंड तब आपको इंटरप्रेट करना है मसला क्या है। रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है, मतलब इसकी रेजोल्यूशन सेट करनी पड़ती है हमें और इसके अकॉर्डिंग देखना होता है। सो दीज एडवांटेजेस हैं एंड द डिसएडवांटेजेस, ये ऑब्वियसली आपने खुद याद रखना है। तो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इमेजिंग जो है दैट इज़ अल्ट्रासाउंड। अब इसका जो है दिखा देती हूँ आपको, इसकी थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि काम कैसे करता है। जब आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड कर रहा है तो इसने जो पेट के ऊपर रखा हुआ है ना, इसको कहते हैं ट्रांसड्यूसर प्रोब। ये प्रोब क्या करता है, इसमें से साउंड वेव्स बनती हैं, वो जाती हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर से वो साउंड वेव्स जब ट्रेवल करती हैं तो वो बाकी वापस जो है रिफ्लेक्ट करती हैं, मतलब कि अंदर जा रही हैं ना वेव्स, तो ये ट्रांसड्यूसर से तो वहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट करती हैं, पीछे की तरफ वापस आती हैं, और फिर वही ट्रांसड्यूसर जो है वो क्या करता है, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने जनरेट की है वो कन्वर्ट करता है इनटू द ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो उसमें कन्वर्ट करता है। जो साउंड एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फिर जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बन जाते हैं तो वो एक इमेज क्रिएट कर देता है, और ये इमेज हमें जो है वो उसके ऊपर नज़र आ जाती है। तो ये एक चीज़ होती है कि इस तरह से ये काम करता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ जो मैंने आपको बताया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए कि 3 to 20 हर्ट्ज़ होती है। जितनी ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी होगी अल्ट्रासाउंड की, उतनी ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन आएगी। जैसे कि ऊपर हमने डिसएडवांटेजेस पे पढ़ा कि डिसएडवांटेज इज़ के रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है, तो वो डिपेंड करता है रेजोल्यूशन फ्रीक्वेंसी कितनी है। और जो है अब जो है हमारे जो है अब जो फ्रीक्वेंसी आई हुई है एब्डोमिनल इमेजिंग की, वो 3.5 to 5 मेगाहर्ट्ज़ की आ गई हुई है, और हायर जो फ्रीक्वेंसी के हैं वो 5 to 10 मेगाहर्ट्ज़ के भी होते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप के अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स के लिए भी होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाले। मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो हैं वो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स के लिए आ जाते हैं। तो इस तरह से ना, फिर आपको पता है वेरियस टाइप्स के अल्ट्रासाउंड होते हैं, एक तरह का तो नहीं होता। अब हम ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं तो वो तो दूसरा वाला अल्ट्रासाउंड नहीं करेगा, वो ऑब्वियसली आई के लिए कोई अल्ट्रासाउंड करेगा। तो आई बॉल के लिए जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको बी स्कैन कहते हैं, ब्राइटनेस स्कैन कहते हैं। अब इसमें हाई फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ऑब्वियसली ये हमारे हो गए। उसके बाद क्या होगा, तो ये हमारा बी स्कैन होता है जिसको ब्राइटनेस स्कैन कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है, 10 to 15 हर्ट्ज़ की होती है। अब ये क्या करता है, ऑब्वियसली आँख के अंदर क्या क्या देखेगा, रेटिना को देखेगा, विट्रस में देखेगा, कोई ट्यूमर तो नहीं पड़ा हुआ, कि फॉरेन बॉडीज़ तो नहीं है, ऑक्यूलर मूवमेंट्स कर लेगा प्रोप्टोसिस के लिए, और ये सब कुछ। तो ये बी स्कैन का काम होता है। अब वो बता रहे हैं आगे के जो एयर बोन और दूसरे हेवीली कैल्सिफाइड मटेरियल्स होते हैं, वो सारी की सारी जो वेव्स होती हैं अल्ट्रासाउंड की, उन सबको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहाँ पे फिर हम लंग या बोन डिजीज़ को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड नहीं करते होते, फिर हम दूसरी कैटेगरीज़ में जाते हैं। अब फ्लूइड जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है ऑफ द साउंड वेव्स। इस वजह से हम जो है वो सिस्ट्स की एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लैडर के लिए, जिसमें यूरिन पड़ा हुआ है या बिलियरी सिस्टम में जो बाइल पड़ा हुआ है, वो क्योंकि फ्लूइड्स हैं तो उनको बहुत अच्छे से अल्ट्रासाउंड दिखा रहा होता है। तो ये बी स्कैन हो गया, इसके अलावा हमारा ये काम हो गया। इसके अलावा आपको पता है एंडोस्कोपी होती है, जो कि हमने सिस्टमिक सर्जरी में बहुत जगह देखी कि हम ट्रांस ईसोफेगस में जो है वो इसको एंडोस्कोप डालते हैं। वो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड होता है टू असेस फॉर द एसोफेजियल ट्यूमर है। और ये हम जो है इसी तरह रेक्टल प्रोब होता है जो कि रेक्टम को देखने के लिए, प्रोस्टेट को देखने के लिए होता है। ट्रांसविजाइनल होता है जो कि पेल्विक स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए होता है। इसी तरह इकोकार्डियोग्राफी होती है जो कि हाई फ्रिक्वेंसी जो है उसको करता है, और इकोकार्डियोग्राफी से हमें चैम्बर्स ऑफ हार्ट व्यू हो जाते हैं, वॉल्स नज़र आ जाते हैं, पेपिलरी मसल्स नज़र आ जाते हैं, सेप्टम नज़र आ जाता है। तो इस तरह से ना, मतलब अभी तक आपने देखा बी स्कैन में अल्ट्रासाउंड हेल्पफुल होता है। फिर आपके जो है वो एंडोस्कोपी में बहुत हेल्पफुल होता है, जिसमें आप ईसोफेगस को देख सकते हो, रेक्टम को देख सकते हो, हार्ट को देख सकते हो इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू। अब ये हमारा एक टॉपिक आ जाता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। जो अभी आपने यूक्यू देखा था ना, जो इस्कीमिक लिम्ब लेके आया हुआ था, तो उसका हमने डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया था, तो उसमें जो है ना हमारा आता है
अब होता क्या है कि ये देखिए मैंने यहाँ पे ब्लड वेसल बनाई है, उसके अंदर आरबीसीज मूव कर रहे हैं। तो जो भी हमारी अल्ट्रासाउंड वेव होगी ना, वो जाके इनके साथ टकराएगी आरबीसीज के साथ, और फिर उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो वो जो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा ना, उससे हम मूवमेंट ऑफ ब्लड की स्पीड और डायरेक्शन जो है ना, उसको मेजर कर सकते हैं। तो इस वजह से ना ये बहुत हेल्पफुल होता है डॉपलर इमेजिंग के, हमने जो है उनकी मूवमेंट को जो है ना फ्रीक्वेंसी में चेंज करना होता है, और फिर उनकी हम स्पीड और डायरेक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से ब्लड जो है वो मूव कर रहा है, तेज़ी से मूव कर रहा है, स्लोली मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली तेज़ी से मूव कर रहा होगा, इसका मतलब ठीक है। अगर वो फंसा होगा वहाँ पे, आहिस्ता 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 ब्लड मूव कर रहा होगा, इसका मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी भी कम हमारे पास आएगी, और इसका मतलब कि कोई ना कोई मसला चल रहा है तो आर्टरीज़ या वेन्स के अंदर। तो ये एक हो जाता है। तो ये हमारा जो है ना बहुत हेल्पफुल होता है फॉर द वैस्कुलर फ्लो स्टडीज़, वेरिकोस वेन्स को देखने के लिए। तो अब वीनस हमें जो होता है ना, वो उसमें क्या होता है, वो अवे मूव करता है, मतलब कि वो ब्लू हमें नज़र आएगा, और जो टुवर्ड्स द प्रोब मूव करेगा कलर डॉपलर में, वो हमें आर्टीरियल में व्यू होता है। तो इस तरह से ना फिर हम पता लगा लेते हैं कि कोई वेसल में प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं? कहते हैं कि जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि फ्लूइड को तो बहुत अच्छे से दिखाता है, मज़े से दिखाता है, लेकिन जो एयर होती है या गैस होती है, उसमें सारी अल्ट्रासाउंड वेव्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इस वजह से, क्योंकि हम लंग्स को भी नहीं देख सकते क्योंकि उसमें भी एयर है। इसी तरह जो बाउल होती है उसमें भी क्या होता है, एयर होती है, गैस होती है बाउल में, तो उसको भी हम नहीं देख सकते। इसी तरह डीपर स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको भी नहीं हम देख सकते, क्योंकि इंटेस्टाइनल गैस पड़ी हुई है ऊपर। पैंक्रास और एओर्टा को हम अल्ट्रासाउंड से नहीं देख सकते। इसी तरह जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर भी जो है ऑब्वियसली हम अल्ट्रासाउंड से इतनी अच्छी तरह से नहीं देख सकेंगे। इसी तरह ऊपर हमने देखा कि बोन्स को देखने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड को नहीं यूज़ करते, उसको उसमें पेनिट्रेट ही नहीं करती, वो इतनी कैल्सिफाइड होती हैं। तो किस किस को अल्ट्रासाउंड नहीं देख सकता, आपसे कोई पूछे तो आपने बताना है बोन्स को नहीं देख सकता, एयर को, बाउल को, लंग्स को नहीं देख सकता, ओबीज लोगों के अंदर से नहीं देख सकते, डीपर स्ट्रक्चर्स को नहीं देख सकते। देख किसको सकते हैं? जो फ्लूइड होगा बहुत अच्छे से, सिस्ट को, ब्लैडर को, पिलरी सिस्टम को देख सकते हैं, आइज़ को देख सकते हैं थ्रू द बी स्कैन, रेक्टम को देख सकते हैं, ईसोफेगस को देख सकते हैं, हार्ट को देख सकते हैं, वेसल्स को देख सकते हैं थ्रू डॉपलर अल्ट्रासाउंड। तो ये बात होती है। सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डॉपलर अल्ट्रासाउंड, तो आप बता सकते हैं कि क्या होता है कि जब वो हमारी वेव्स जो हैं वो फॉल करती हैं, आरबीसीज मूव कर रहे होते हैं उनके ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज होती है। तो उससे हमें पता चलता है कि किस वेलोसिटी के साथ ब्लड फ्लो कर रहा है। आर्टरीज और वेन्स को हम देख सकते हैं इस तरह से, कोई भी वेरिकोस वेन्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं इस तरह से ना। तो ये होता है। सो ये चीज़ हो गई। उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने देख लिए हैं, दोबारा से आई थिंक रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है 20 ईयर्स ओल्ड मेल इज़ ब्रॉट टू द इमरजेंसी आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विद ब्रूजिंग ओवर द लेफ्ट लोअर चेस्ट। तो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, इमरजेंसी में आया, लेफ़्ट लोअर चेस्ट पे उसको जो है वो हुई है। तो दिस मे बी स्प्लेनिक रप्चर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड इन सच इमरजेंसी? तो ये होता है कि इन जो एक्यूटली ट्रॉमाटाइज्ड पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर हम अल्ट्रासाउंड करते होते हैं, ठीक है। एक्यूटली ट्रॉमाटाइज्ड पेशेंट्स, उसमें ऑब्वियसली हम जल्दी जल्दी इनिशियल टेस्ट करेंगे ना, तो ये इसका बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद जो है नो स्पेशल प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड इन दिस, हमने देखा इसके फ़ायदे में। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ अल्ट्रासाउंड यूज़ हमने कर लिए हैं। फिर थर्ड वाले देखें, 65 ईयर्स ओल्ड पर्सन सफरिंग फ्रॉम पेरिफेरल इस्कीमिक डिजीज एडवाइज टू हैव डॉपलर अल्ट्रासाउंड। फिर उन्होंने बताया बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड द नैरोइंग ऑफ वेजल। आपने बताना है इट इज़ यूजफुल इन डिटेक्टिंग द आर्टीरियल एंड द वीनस डिजीज़। इट डिटेक्ट्स एनी ब्लड क्लॉट, एनी इंजरी, एनी ब्लॉक्ड वेसल। इट डिटेक्ट्स द लार्जर एज वेल एज स्मॉलर वेजल्स की कोई भी मसला हो उसको डिटेक्ट कर सकता है। फिर एडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। नेम डिफरेंट कंट्रास्ट स्टडीज़ यूज टू डायग्नोज द एब्डोमिनल पैथोलॉजीज़। जी वैसे इसमें से नहीं आया हुआ, लेकिन इसमें हम कौन कौन सी एब्डोमिनल पैथोलॉजीज़ में कर सकते हैं। हमने जीआईटी लिवर का सिस्टमिक सर्जरी में पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है, और हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, एमआरसीपी कर सकते हैं, ईआरसीपी कर सकते हैं, सीटी कंट्रास्ट कर सकते हैं, बेरियम मील और एनेमा कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर एडवांटेजेस और लिमिटेशंस आ जाती हैं अल्ट्रासाउंड की, और हमने कर ली है। फिर 40 ईयर्स ओल्ड ओबीज़ फीमेल है, वो सर्जरी ओपीडी में आई है, और उसको जॉन्डिस होता है, पेन होती है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की। व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन इमेजिंग
investigation for the diagnosis is ultrasound. Enlist various diagnostic imaging required used to delineate the pathology in hepatobiliary tree. ये तो आपको पता होगा, MRCP, RCP, CT स्कैन करवा लेते हैं, MRI कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, बेरी मील बीरियम एनेमा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा वो उसके अंदर कि प्लेन रेडियोग्राफ एक्सरे एब्डोमेन का कर सकते हैं एरेक्ट पोस्चर में, या इस तरह से MRCP, RCP, PTC कर सकते हैं, विच इज़ परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी, और इसके अलावा CT स्कैन कर सकते हैं, रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग कर सकते हैं, हाइडा स्कैन। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर उन्होंने एडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड पूछे हुए हैं। Then 45 years old lady is suspected to have gallstones. तो इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें क्या होगी, अल्ट्रासाउंड होगी, फर्स्ट लाइन। फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसमें मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाना है स्प्लेनिक रप्चर वाला कि इसमें इमरजेंसी में क्या फ़ायदा होता है कि एक्यूटली ट्रॉमेटाइज्ड पेशेंट्स में बहुत हेल्पफुल होता है। ये मैं आगे लिखा हुआ है बताती हूँ। एक पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आ गया और उसको जो है ना लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में जो है ना प्रॉब्लम चल रही है, हमने सोचा है कि उसको स्प्लीन रप्चर हुआ हुआ है। तो अल्ट्रासाउंड का क्या फ़ायदा है कि अल्ट्रासाउंड हमने ऊपर किया और हमें पता चल गया कि इसके अंदर कोई इंट्रापेरिटोनियल फ्लूइड तो नहीं इकट्ठा हो गया, कोई हीमोपेरिकार्डियम हीमोथोरक्स तो नहीं हो गया, मतलब हार्ट के गिर्द या लंग्स के गिर्द जो है ब्लड तो नहीं इकट्ठा हो गया, उधर कोई एयर तो नहीं इकट्ठी होगी, न्यूमोथोरक्स तो नहीं हो गया। फिर फास्ट अल्ट्रासाउंड कर लेंगे, ये हम कर सकते हैं, आपको पता ही हम जो है ATLS के चैप्टर में पढ़ेंगे फास्ट अल्ट्रासाउंड। ये जो है ना बहुत हेल्पफुल होता है। डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज इसके जो है ना हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट में होता है, लेकिन ना वो इन्वेसिव होता है, तो हम फास्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं, उससे हमें जल्दी से पता जाता है कि कोई प्रॉब्लम चल रही है अंदर के नहीं। तो जो भी हमारा अनस्टेबल पेशेंट होगा और उसके अंदर इंट्रापेरिटोनियल फ्लूइड होगा ना, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे एब्डोमेन के एज अ कॉज ऑफ ब्लड लॉस, के ब्लड लॉस क्यों हुआ, क्यों फ्लूइड आ गया और पेशेंट अनस्टेबल हो गया। हमने जल्दी जल्दी अल्ट्रासाउंड करके एब्डोमेन को एक्सप्लोर किया। लेकिन अगर कोई पेशेंट जो है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, तो फिर हम CT स्कैन की तरफ जा सकते हैं, सोच सकते हैं कि यार पेशेंट स्टेबल है, तो इस तरह से। फिर क्या हेल्पफुल होता है अल्ट्रासाउंड इमरजेंसी में कि अगर तो फ्लूइड नहीं है, ठीक है, तो मतलब ये कि कोई और मसला है, लाइक अल्ट्रासाउंड नहीं देख सकता, बाउल गैस को नहीं देख सकता, सर्जिकल एम्फाइसीमा को नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया एयर को नहीं देख सकता, ऑर्गेनाइज्ड हीमाटोमा को नहीं देख सकता, हाई रेजोल्यूशन जो है उसके लिए हमें चाहिए होती है, तो ये एक चीज़ आ जाती है। फिर जो है ना ये लास्ट वाला जो है 60 years old retired school teacher is diagnosed as having सफरिंग फ्रॉम कार्सिनोमा ऑफ द ईसोफेगस, उसको अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया गया। तो यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड आपने बता देने, फिर एडवांटेजेस बताने हैं ओवर द कन्वेंशनल अल्ट्रासाउंडोग्राफी। तो क्या एडवांटेजेस हैं इसके, एंडोस्कोपिक जो अल्ट्रासाउंड है उसके, कन्वेंशनल जो आम सा अल्ट्रासाउंड है उससे एडवांटेजेस क्या हैं इसके। तो देखिए आपने अल्ट्रासाउंड करना है ना ईसोफेगस का, तो आप आम सा अल्ट्रासाउंड तो नहीं कर सकते, आपने कोई एंडोस्कोप वाला करना पड़ेगा ना आपको। तो ये आपकी स्टेजिंग में हेल्पफुल होता है। एनाटमी ऑफ वेरियस लेयर्स, मतलब ये कि ये ईसोफेगस का कार्सिनोमा पड़ा हुआ है और आपने अंदर एंडोस्कोप डाल के देखा वॉल के अंदर, आपने सबसे पहले देखा कि वहाँ पर जो है कैंसर की स्टेजिंग कितनी है, उसने कौन कौन सी वॉल को इन्वॉल्व किया है, वेरियस लेयर्स को देख सकता है कि म्यूकोजा सब म्यूकोजा कहाँ तक कैंसर गया है। फिर ये मिनिमली इन्वेसिव है, ये डिटेल असेसमेंट दे देता है हमें सारी लेयर्स का। फिर ये पैंक्रियाज को देखने के लिए हेल्पफुल होता है, ये लिवर को, गॉल ब्लैडर को, बाइल ट्रैक्ट को देखने के लिए हेल्पफुल होता है, स्प्लीन के डिजीज़ और वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स को देखने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। और यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंडोग्राफी आपने बतानी है कि ये आपकी एंडोस्कोपी से क्या होता है कि कार्सिनोमा ईसोफेगस की स्टेजिंग का पता चलता है, कोलेंजियो कार्सिनोमा, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के लिए हेल्पफुल होता है। इसी तरह एवेलुएशन ऑफ एब्नॉर्मेलिटीज़ ऑफ द GIT वॉल एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हेल्पफुल होता है एंडोस्कोप। इसी तरह डायग्नोसिस ऑफ ईसोफेगल कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, पेप्टिक अल्सर, एम्पिलरी कार्सिनोमा हेल्पफुल होता है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। इसी तरह ये गैस्ट्रिक फोल्ड्स की वॉल की थिकनेस को मेजर करने के लिए होता है, तो वो हमें नज़र आ जाता है। इसके अलावा कोलिडोकोलिथिएसिस हो तो वो हमें नज़र आ जाता है कोई तो ये सारी चीज़ें होती हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की जो है ना फ़ायदों में आ जाती हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो कन्वेंशनल एक्सरे से रिलेटेड होगा और मेमोग्राफी से रिलेटेड होगा।